नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, लूट्स एंड की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग एक टॉपिक कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वह है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 का चार्टर अधिनियम। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग देखें। घटना चक्र की वन लाइनर सीरीज भी चल रही है और लूसेंट भी अब चल रही है लगातार। तो चलिए करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान कर दिया। तो याद कर लीजिए, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत क्या किया गया, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान कर दिया। नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन प्रशासन का प्रारंभ हुआ। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये पूछता है कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ कौन से एक्ट के द्वारा हुआ। तो ये हुआ था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों को देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों को देखते थे। तो डायरेक्टर्स से याद कर लीजिए व्यापारिक मामलों के, और कंट्रोलर से याद कर लीजिए राजनीतिक मामलों के लिए। नेक्स्ट है 1793 का चार्टर अधिनियम। तो 1793 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो 1793 में बहुत छोटा सा हमें ये याद रखना है कि इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। अब नेक्स्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम हम लोग देख लेते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसमें क्या किया, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। तो जो कंपनी भारत के साथ व्यापार करती थी उसका एकाधिकार बिल्कुल छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए अधिकार प्राप्त रहा। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि चीन चाय के व्यापार को छोड़कर सारे एकाधिकार छीन लिए गए। कौन से चार्टर अधिनियम के तहत, तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत छीन लिए गए थे। ये अगले 20 वर्षों तक एकाधिकार प्राप्त रहा किसका, चीन के साथ व्यापार करने का और चाय के साथ व्यापार करने का। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। ठीक है जी। और इस अधिनियम की विशेषता क्या थी, ये थी 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। तो 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई थी। ठीक है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 1833 का चार्टर अधिनियम देखते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए। अब चीन के साथ और चाय के व्यापार बिल्कुल नहीं कर सकते थे, इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया व्यापारिक अधिकार। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। कंपनी का कार्य क्या रह गया था, ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कराने जाने लगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कौन से एक्ट के, चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कहा जाने लगा, तो 1833 के।
नेक्स्ट है बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। तो बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की जो विधि निर्माण की शक्तियां थी वो वापस ले ली गई। नेक्स्ट विशेषता है इसमें विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि विधि सदस्य के रूप में कौन से चार्टर अधिनियम में आया विधि सदस्य, तो ये आया था 1833 के अधिनियम में। नेक्स्ट विशेषता है इसकी भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। तो दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था 1833 में और 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया, मतलब जड़ से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट विशेषता है अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट विशेषता है 1833 वाले एक्ट की भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था वो।